पीसा की झुकी हुई टॉवर को सीधा करने के लिए इंजीनियर्स ने 1999 में एक शानदार सॉल्यूशन निकाला, अंडर एक्सकवेशन। अगर अंडर एक्सकवेशन सही तरीके से नहीं किया गया तो डिजास्टर होना तय है। यहाँ अंडर एक्सकवेशन के 2 केसेस दिए गए हैं। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा टॉवर को बचाएगा? इस ट्रिकी सवाल का जवाब देने के लिए हमें टॉवर की फाउंडेशन के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। क्या आपने फाउंडेशन के आसपास एक अजीब सी स्ट्रक्चर नोटिस की जिसे काटिनो कहा जाता है? और कुछ और भी स्ट्रेंज चीजें। असल में काटिनो से मिलने वाला सपोर्ट ही टॉवर को गिरने, टॉपल होने से बचाता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा कंटेंट शायद आपके लिए यूजफुल है। फिर भी आप में से कई लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है। सब्सक्राइब करना हमारे काम को सपोर्ट करने का सबसे सिंपल तरीका है और हमारे अगले टेक्निकल और इंस्ट्रक्शनल वीडियो मिस नहीं होंगे। इसमें सिर्फ एक क्लिक लगता है, लेकिन हमारे लिए इसका बहुत फर्क पड़ता है। सब्सक्राइब करें और कम्युनिटी का हिस्सा बने, क्योंकि साथ मिलकर हम इंडस्ट्रियल नॉलेज शेयर करते हैं। थैंक यू। टॉवर के लिए बनाई गई फाउंडेशन सिर्फ 3 मीटर गहरी थी, जो कि पीसा की लूज और मार्शी सॉइल के लिए काफी शैलो थी। जब कंस्ट्रक्शन 3 स्टोरीज तक पहुंचा, तब वॉर की वजह से काम रोकना पड़ा। इस इनएक्टिविटी के दौरान बिल्डिंग में एक लीन डेवलप हो गया। ये लीनिंग इंस्टेबिलिटी नाम की फिनोमिनन की वजह से हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टॉवर अपने ही वेट की वजह से नीचे बैठ गया, सेटल हो गया, जिससे फाउंडेशन के नीचे से काफी पानी निकल गया। इस प्रोसेस ने सॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ा दी और आगे और ज्यादा झुकने, लीन को रोक दिया। लगभग 100 साल बाद कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू किया गया। दुर्भाग्य से लीनिंग इंस्टेबिलिटी फिर से शुरू हो गई। टॉवर का झुकाव लगातार बढ़ता ही गया। इंजीनियर्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऊपर के फ्लोर्स में हल्के कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन्होंने टॉवर को वर्टिकली बनाया, यानी पिछले फ्लोर के परपेंडिकुलर नॉर्मल नहीं बनाया। उनका मानना था कि इस टेक्निक से एक विजुअल इल्यूजन पैदा होगा और टॉवर झुका हुआ नहीं लगेगा। इन एफर्ट्स का नतीजा यह हुआ कि टॉवर का शेप बनाना जैसा हो गया, लेकिन इस कोशिश के बावजूद भी झुकाव बढ़ता ही रहा। 6 साल की कंस्ट्रक्शन के बाद जब 7 लेवल्स पूरे हो गए तो वॉर की वजह से कंस्ट्रक्शन को फिर से रोकना पड़ा। कंस्ट्रक्शन का तीसरा स्टेज 1360 में शुरू हुआ। इसी समय बेल चेंबर बनाया गया। आर्टिजन्स ने टॉवर को सीधा दिखाने का अपना ट्रिक जारी रखा। उदाहरण के लिए बेल टावर के एरिया में नॉर्थ साइड पर 5 स्टेप्स है, जबकि साउथ साइड पर 6 स्टेप्स है। इसके अलावा आर्किटेक्ट्स ने बेल चैम्बर को सेंटर एक्सिस की तरफ कुछ डिग्रीज करीब लाया। फिर भी इन स्ट्रॉन्ग कोशिशों के बावजूद टॉवर का झुकाव बढ़ता ही रहा। आखिरकार पीसा टावर का कंस्ट्रक्शन 1372 में पूरा हुआ। उस समय इसका झुकाव लगभग 1.6 डिग्री माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि 1800 के दशक में लीनिंग टावर ऑफ पीसा कुछ ऐसा दिखता था? इसकी फाउंडेशन पूरी तरह जमीन के नीचे थी। 1838 में आर्किटेक्ट अलेसांद्रो देला गिरार्देस्का ने जमीन को खोदकर एक वॉकवे बनाने की पहल की, जिसे काटिनो कहा जाता है। उनका मानना था कि इससे लोग आराम से चारों तरफ घूमकर आर्किटेक्चर की बारीकियों को देख पाएंगे और फाउंडेशन की डिटेल्स को समझ सकेंगे। लेकिन इस एक्सकवेशन की वजह से टॉवर का झुकाव 0.25 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ गया। दिलचस्प बात यह है कि कई इंजीनियर्स के अनुसार काटिनो ने एक्चुअली झुकाव के खिलाफ स्ट्रक्चरल सपोर्ट दिया। डेला गिरार्देस्का द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण इंप्रूवमेंट यह था कि उन्होंने काटिनो के नीचे 0.7 मीटर मोटी कंक्रीट रिंग जोड़ी, जिससे शायद फाउंडेशन में पानी के फ्लो को कम किया जा सके। हम इसे बाद में डिटेल में समझेंगे, लेकिन एक बार लीनिंग इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाए तो यह अपने आप कभी नहीं रुकती। 1934 तक टॉवर का झुकाव लगभग 4.5 डिग्री तक पहुंच गया था। उस समय इटली के डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी को यह झुकाव बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने इसे इटालियन इंजीनियरिंग के लिए एक इंसल्ट माना। मुसोलिनी ने इस प्रॉब्लम के लिए एक सीधा सादा ब्रूट सॉल्यूशन अपनाया। उन्होंने फाउंडेशन के नॉर्थ साइड में कई होल्स ड्रिल करवाए और उनमें कंक्रीट भर दिया। कुल मिलाकर लगभग 90 टन कंक्रीट फाउंडेशन में इंजेक्ट किया गया। मुसोलिनी को लगा था कि इससे टॉवर सीधा हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। साउथ साइड की सॉइल और ज्यादा कंप्रेस हो गई और टॉवर का झुकाव बढ़ गया। धीरे धीरे लीन बढ़कर लगभग 5 डिग्री तक पहुंच गया।
आने वाले वर्षों में टॉवर का झुकाव लगातार बढ़ता गया और 1990 तक यह एक खतरनाक स्तर 5.5 डिग्री तक पहुंच गया। पहली बार टॉवर को पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया। अथॉरिटीज ने टॉवर की बेल को हटा दिया। उनका मानना था कि इससे टॉवर पर पड़ने वाला स्ट्रेस कम हो जाएगा। अब यह एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका था जो किसी भी समय गिर सकता था। टॉवर को तुरंत गिरने से बचाने के लिए इंजीनियर्स ने नॉर्थ साइड पर लीड काउंटर वेट्स रखे। इन वेट्स को सही जगह पर रखने के लिए सबसे पहले बेस पर एक कंक्रीट रिंग बनानी पड़ी। उन्होंने नॉर्थ साइड पर कुल 600 टन के लीड काउंटर वेट्स लगाए। इस एफर्ट से टॉवर का झुकाव 1/100 डिग्री तक कम हो गया। पहली बार टॉवर सही दिशा की तरफ थोड़ा झुकने लगा। याद रखिए, लीड काउंटर वेट मेथड सिर्फ एक टेम्पोरेरी सोल्यूशन था। इंजीनियर्स को अभी भी एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना बाकी था। अब समय आ गया है लीनिंग इंस्टेबिलिटी के फिनोमेनन को समझने का। वही फिनोमेनन जिसकी वजह से पीसा का टॉवर झुक गया। सॉफ्ट ग्राउंड पर आप कभी भी एक निश्चित हाइट से ज्यादा ऊंचा टॉवर नहीं बना सकते। फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे कितना भी सीधा बनाए। एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचने के बाद टॉवर फेल होना शुरू हो जाता है और यह फेलियर अचानक नहीं होता बल्कि बहुत धीरे धीरे होता है। टॉवर बहुत ही धीमी गति से झुकने लगता है और आखिरकार यह गिर जाता है। इसी फेनोमेनन को लीनिंग इंस्टेबिलिटी कहा जाता है। आइए, जब यह परफेक्टली स्ट्रेट टॉवर सेटल हो रहा हो तब इसमें एक छोटा सा पर्टर्बेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। अब सवाल है, रिएक्शन टॉर्क राइट साइड पर ज्यादा होगा या लेफ्ट साइड पर? यही तय करेगा कि टॉवर स्टेबल रहेगा या नहीं। ग्राउंड की राइट साइड लेफ्ट साइड की तुलना में ज्यादा कंप्रेस हो चुकी है, इसलिए वहां रिएक्शन फोर्स ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, लेफ्ट साइड की रिएक्शन फोर्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस राइट साइड की तुलना में ज्यादा है। इसी वजह से यह प्रेडिक्ट करना कि किस साइड का रिएक्शन टॉर्क ज्यादा होगा थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। जब टॉवर की हाइट ज्यादा हो जाती है तो लेफ्ट साइड का रिएक्शन टॉर्क राइट साइड से ज्यादा हो जाता है और टॉवर फेल होने लगता है। यही चीज लीनिंग टॉवर ऑफ पीसा के साथ हुई। लगभग 56 मीटर की हाइट पर टॉवर लीनिंग इंस्टेबिलिटी की लिमिट को पार कर चुका था और धीरे धीरे झुकना शुरू हो गया। जैसे जैसे झुकाव बढ़ता गया, लेफ्ट साइड का रिएक्शन टॉर्क लगातार राइट साइड के रिएक्शन टॉर्क पर हावी होता गया। 1995 में इंजीनियर्स एक इनोवेटिव सॉल्यूशन लेकर आए, लिक्विड नाइट्रोजन मेथड। यह स्ट्रेटनिंग मेथड काफी एलिगेंट माना गया। आइडिया यह था कि 40 मीटर गहराई तक जाकर टॉवर की फाउंडेशन को हार्ड स्ट्राटा से एंकर बोल्ट्स के जरिए जोड़ दिया जाए। इन एंकर बोल्ट्स को टाइटन करना टॉवर को सीधा करने का एक परफेक्ट सॉल्यूशन लग रहा था। लेकिन पीसा की सॉइल बहुत ज्यादा वाटरी और लूज है, जो ऐसे कंस्ट्रक्शन कामों के लिए आइडियल नहीं है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में लिक्विड नाइट्रोजन इंजेक्ट करके सॉइल को स्ट्रेंथन करना एक प्रूवन मेथड है। हालांकि पीसा की सॉइल में यह मेथड उल्टा पड़ गया, बैकफायर हो गया। सॉइल में वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा था और जब पानी फ्रीज होता है तो वह एक्सपेंड करता है। इससे नॉर्थ साइड की सॉइल एक्सपेंड हो गई और टॉवर गलत दिशा में और झुकने लगा। अथॉरिटीज ने तुरंत टॉवर को गिरने से बचाने के लिए और 300 टन लीड इंगट्स जोड़ दिए। अब वे एंकर बोल्ट मेथड को ट्राई भी नहीं कर सकते थे। प्रोजेक्ट के सबसे पहले फेज यानी सॉइल स्ट्रेंथनिंग फेज में ही इस आइडिया को अबेंडन करना पड़ा। इस समय तक टॉवर का झुकाव बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था। इंजीनियर्स ने कैलकुलेट किया कि अगर वेट में सिर्फ 7% की भी बढ़ोतरी हो जाए तो टॉवर गिर सकता है, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिर्फ 1.07 रह गया था। इंजीनियर जॉन बोरलैंड, जो लीनिंग टॉवर ऑफ पीसा के स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट के लीडर थे, उनका मानना था कि टॉवर के साउथ साइड की मैजनरी कभी भी टूटकर फट सकती है। इसका कारण यह था कि इस हिस्से की मैजनरी पहले से ही कमजोर फ्रैजाइल थी और टॉवर के झुकाव की वजह से उस पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ रहा था। अब आता है वह सॉल्यूशन जिसने आखिरकार टॉवर को बचा लिया। इंजीनियर्स ने अब अपने अगले स्टेप्स बहुत ज्यादा प्रिकॉशन के साथ लिए। इस समय तक ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस बात से सहमत थे कि अंडर एक्सकवेशन मेथड ही टॉवर को सीधा करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह मेथड एनिमेशन में बहुत सिंपल लगता है। नॉर्थ साइड से थोड़ी सॉइल हटा दो, होल कोलैप्स होगा और टॉवर सीधा हो जाएगा। लेकिन असल में यह इतना आसान नहीं है। अगर ड्रिल की पोजीशन और एंगल थोड़ी भी गलत हो जाए
तो टॉवर गलत दिशा में झुक सकता है। अंडर एक्सकवेशन मेथड को परफेक्ट करने के लिए इंजीनियर्स ने पहले इसे 7 मीटर डायमीटर की कंक्रीट फुटिंग पर टेस्ट किया, जो पीसा टावर के पास उसी तरह की सॉइल कंडीशन में बनाई गई थी। शुरुआत में उनके अटेम्प्ट्स सफल नहीं रहे, लेकिन कई ट्रायल्स के बाद आखिरकार उन्होंने ड्रिल के लिए सही एंगल और डेप्थ ढूंढ ही ली। ये रिजल्ट्स काफी एक्साइटिंग थे, लेकिन इस समय इंजीनियर्स कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे। उन्होंने सबसे पहले एक्चुअल साइट पर स्मॉल लेवल का अंडर एक्सकवेशन करने का फैसला किया। उन्होंने सिर्फ 12 लोकेशंस पर ही सॉइल हटाई। सेफ्टी के लिए उन्होंने एक पेयर ऑफ स्टील स्टे केबल्स भी लगाए। जरा देखिए इन भारी केबल्स को किस तरह कनेक्ट किया गया था और काउंटरवेट्स के साथ अटैच किया गया था। उन्होंने फाउंडेशन के नीचे 1 मीटर से ज्यादा गहराई तक ड्रिलिंग नहीं की। उनका मकसद टॉवर को सीधा करना नहीं था, बल्कि सिर्फ एक्चुअल साइट पर अपने मेथड को प्रूव करना था। रिजल्ट काफी एनकरेजिंग रहा। फरवरी से जून 1999 के बीच वे टॉवर को 0.1 डिग्री तक सीधा करने में सफल रहे। ट्रायल की सक्सेस के बाद कमिटी ने फाइनल अंडर एक्सकवेशन करने का फैसला किया। इस बार उन्होंने 41 गाइड ड्रिल्स लगाए और मैक्सिमम 2 मीटर तक पेनिट्रेशन किया। इस प्रोसेस में कुल 38 मीटर क्यूब सॉइल हटाई गई, जिसमें से लगभग 69% सॉइल फाउंडेशन के नीचे से निकाली गई थी। टॉवर लगातार सही दिशा में झुकने लगा। अगर इंजीनियर्स चाहते तो वे टॉवर को पूरी तरह सीधा कर सकते थे, लेकिन क्या आप एक परफेक्टली स्ट्रेट टावर ऑफ पीसा देखना चाहेंगे? डॉवर की यूनिक टूरिस्ट अट्रैक्शन को बनाए रखने के लिए इंजीनियर्स ने इसका टिल्ट 3.97 डिग्री पर ही रखा। 10 साल से ज्यादा रेनोवेशन वर्क के बाद टावर आखिरकार टूरिस्ट के लिए फिर से खोल दिया गया। इसी तरह लीनिंग टावर ऑफ पीसा ने वह एंगल हासिल किया जो हम आज देखते हैं। नॉर्थ साइड पर वाटर टेबल साउथ साइड की तुलना में ज्यादा ऊंचा था। कुछ इंजीनियर्स का मानना था कि इससे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती है। सोचिए विंटर मंथ्स में क्या हो सकता था। अब कोई और रिस्क लेने का सवाल ही नहीं था, इसलिए उन्होंने नॉर्थ साइड पर 3 वेल्स ड्रिल किए और नॉर्थ फाउंडेशन से पानी को इन वेल्स में ड्रेन कर दिया। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि नॉर्थ और साउथ दोनों साइड्स का वाटर टेबल लगभग बराबर रहे। लेनिंग टावर ऑफ पीसा पर चढ़ना एक मजेदार एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, टावर के झुकाव की वजह से स्टेप्स कभी ज्यादा स्टीप तो कभी थोड़े फ्लैट महसूस होते हैं। यह इस पर डिपेंड करता है कि आप टिल्ट के किस साइड पर है। यह थोड़ा डिसोरिएंटिंग जरूर लगता है, लेकिन उतना ही फैसिनेटिंग भी है। जब आप 251 स्टेप्स चढ़ लेते हैं, तो आप पहले व्यूइंग गैलरी तक पहुंच जाते हैं। यहाँ से आप शहर, आसपास की हिल्स और नीचे के पियाज़ा दे मिराकोली के शानदार व्यूज का आनंद ले सकते हैं। बेल चैम्बर में मौजूद हिस्टोरिक बेल्स की खूबसूरती को देखना मत भूलिए। ये बेल्स आज भी फंक्शनल हैं और खास मौकों पर बजाई जाती है। इसी तरह आप टावर के सबसे ऊपर तक पहुंचते हैं। टावर के आसपास की मार्शी सॉइल भले ही वह विलेन हो जिसने टावर को झुकाया, लेकिन यही सॉइल एक हीरो भी साबित हुई और कम से कम 3 बड़े अर्थक्वेक से टावर को बचाया। 1846 का अर्थक्वेक काफी हाई इंटेंसिटी का था। टावर के आसपास की यह मार्शी सॉइल एक बफर की तरह काम करती है और टावर को गिरने से बचाती है। इस फिनोमिनन को डायनामिक सॉइल स्ट्रक्चर इंटरैक्शन कहा जाता है। अगर यही टावर किसी रिजिड ग्राउंड पर बना होता तो उसी साइज्मिक कंडीशन में वह शायद गिर गया होता। हमने सीखा कि 2001 में इंजीनियर्स ने टावर का झुकाव घटाकर 3.97 डिग्री कर दिया और अपनी स्ट्रेटनिंग ऑपरेशन को वहीं रोक दिया। हैरानी की बात यह है कि 2001 से 2018 के बीच टावर ने खुद ही थोड़ा सीधा होना शुरू कर दिया, यानी एक तरह का सेल्फ करेक्शन हुआ। इस दौरान लगभग 4 सेंटीमीटर तक झुकाव में कमी देखी गई, लेकिन इंजीनियर्स का मानना है कि टावर खुद ब खुद पूरी तरह 0 डिग्री तक सीधा नहीं हो पाएगा। उनके अनुसार यह सेल्फ करेक्शन बहुत जल्दी रुक जाएगा। अब समय आ गया है लीनिंग टावर ऑफ पीसा से जुड़ी एक कॉमन मिसकंसेप्शन को क्लियर करने का। यह मिसकंसेप्शन यह है कि टावर के नीचे की सॉइल नॉन यूनिफॉर्म थी, यानी खास तौर पर साउथ साइड की सॉइल नॉर्थ साइड की तुलना में ज्यादा कमजोर थी। ऐसे केसेस में आमतौर पर डिफरेंशियल सेटलमेंट नाम का फिनोमिनन होता है, लेकिन यह एक गलत धारणा है।
हम पहले ही देख चुके हैं कि नॉर्थ साइड के नीचे वाटर कंटेंट साउथ साइड की तुलना में ज्यादा था। जैसा कि हमने समझा, टॉवर के झुकने का असली कारण डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं था, बल्कि लीनिंग इंस्टेबिलिटी था। प्रोफेसर जॉन बुरलैंड के एनालिसिस के अनुसार अगर टॉवर कुछ मीटर छोटा होता तो वह थोड़ा झुकता जरूर, लेकिन फिर स्टेबल होकर हमेशा के लिए उसी स्थिति में रुक जाता। और अगर टॉवर कुछ मीटर और ऊंचा होता तो वह कई सदियों पहले ही गिर चुका होता। यानी लीनिंग टावर ऑफ पीसा की वर्तमान हाइट बिल्कुल परफेक्ट है, जो इस खूबसूरत सिविल इंजीनियरिंग फेनोमेनन को जन्म देती है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट jaescompany.com पर जरूर विजिट करें।